Everyone, I think all you are good at home. Now, we are going to discuss this chapter further. What we have discussed in our last class. लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे व्हाट वाज सुश्रुत, उन्होंने क्या क्या किया था। अब जो नेक्स्ट साइंटिस्ट है वो कौन है? चरक। चरक वाज अ साइंटिस्ट ऑफ आयुर्वेद। इन्होंने सबसे पहले क्या पढ़ाना शुरू किया? आयुर्वेद को पढ़ाना इन्होंने शुरू किया और ये सबसे पहले आयुर्वेद के सबसे ज़्यादा जानने वाले डॉक्टर थे। फर्स्ट डॉक्टर ऑफ आयुर्वेद वाज चरक ओनली। तो चरक सबसे पहले वो डॉक्टर थे जिन्होंने आयुर्वेद के बारे में डिस्कशन किया। इन्होंने आगे क्या किया कि जैसे सिंपल सी बात है, ही वॉज द फर्स्ट, ये फर्स्ट थे जिन्होंने बॉडी के मेटाबॉलिज्म, डाइजेशन और इम्यूनिटी के बारे में समझाया। किसके बारे में समझाया? मेटाबॉलिज्म, डाइजेशन और इम्यूनिटी। मेटाबॉलिज्म मतलब हाउ यू आर क्रिएटिंग द एनर्जी ऑफ अ बॉडी, आप बॉडी से कितनी एनर्जी जनरेट कर पा रहे हैं। डाइजेशन, आप खाना खा पा रहे हैं या नहीं खा पा रहे हैं, क्या वो डाइजेस्ट हो रहा है इजीली या नहीं हो रहा है। या फिर इम्यूनिटी, जिसकी सबसे ज़्यादा हम लोग अभी बात कर रहे हैं कि हमारी बॉडी में जो सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म होता है, जो हमारी बॉडी को दूसरे वायरस और बैक्टीरिया से रोक सकता है, वो कैसे वर्क कर रही है। सबसे पहले इन्होंने ही ये कंसेप्ट दिया कि अगर आपकी तीनों चीज़ें ठीक रहेंगी तो आप डिजीज से फ्री रहेंगे। फिर इन्होंने क्या किया, इनको रिलेट किया तीन चीज़ों से, वात, पित्त एंड कफ। वात, पित्त एंड कफ। अगर इन तीनों में कोई भी चीज़ खराब हो जाती है, वात का मतलब होता है गला, थ्रोट, कफ लंग्स के अंदर कफ जमा होना, और कफ जब लंग्स से क्या बाहर निकलता है, एक ग्लूइश सब्सटेंस बाहर निकलता है, उसे क्या बोलते हैं? कफ। तो ये जो तीनों चीज़ें थी, इनको सबसे पहले चरक ने डिस्क्राइब किया। चरक वाज द साइंटिस्ट हु वाज टू टेल अबाउट फर्स्ट मेटाबॉलिज्म, डाइजेशन, इम्यूनिटी एंड आल्सो टेल दैट, इन्होंने क्या कहा कि अगर किसी बॉडी में वात, पित्त और कफ ढंग से वर्क नहीं कर रहे हैं तो बॉडी कभी भी किसी भी डिजीज से इजीली इफेक्टिव हो सकती है, उसको कोई भी डिजीज हो सकती है। ये चरक ने कहा। चरक ने एक बुक लिखी जिसका नाम था चरक संहिता। क्या नाम था? चरक संहिता। इसमें इन्होंने डॉक्टर्स को कैसे कैसे रिलेट करना चाहिए अपने पेशेंट्स के साथ, इसके बारे में इन्होंने डिस्कस किया। ये बुक संस्कृत के अंदर लिखी हुई थी। किसके अंदर लिखी हुई थी? संस्कृत के अंदर। और करीब 400 BC के अराउंड ये बुक लिखी हुई थी। कितने BC में? 400 BC, बिफोर क्राइस्ट। तो ये सब इन्होंने डिस्कस किया। बट क्या हुआ कि इन्होंने डॉक्टर्स को भी डायरेक्टिव्स बताया कि अगर आप डॉक्टर हैं तो आपको क्या करना है। ये सब इन्होंने डिस्कस किया। इन्होंने क्या कहा डॉक्टर्स के लिए कि अगर आप डॉक्टर हैं तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, आपको अपने पेशेंट से कभी दुश्मनी नहीं करनी है। कभी भी दुश्मनी क्या नहीं करनी है? पेशेंट के साथ कभी भी दुश्मनी नहीं करनी है। क्या मतलब है इसका? जैसे आप किसी डॉक्टर के पास रेगुलरली जाते हैं बट किसी चीज़ को लेके आपकी उनसे फाइट हो गई, फिर आप अगली बार उसके पास गए तो उन्होंने आपको ठीक करने की बजाय आपको और ज़्यादा बेकार कर दिया। डॉक्टर शुड नॉट डेवलप एनी एनिमिटी, किसी भी पेशेंट के साथ दुश्मनी नहीं करनी चाहिए। फिर उन्होंने क्या कहा कि डॉक्टर को किसी ही पेशेंट की पर्सनल लाइफ, उसके घर परिवार के बारे में दूसरे पेशेंट्स के साथ या दूसरे लोगों के साथ भी डिस्कस नहीं करना चाहिए। नो डिस्कशन ऑफ पर्सनल लाइफ। एंड द थर्ड एंड फोरमोस्ट थिंग उन्होंने क्या कहा कि डॉक्टर्स शुड ऑलवेज बी रेडी टू लर्न। हमेशा डॉक्टर्स को रेडी होना चाहिए कुछ सीखने के लिए। जैसे कोरोना की वजह से हम सब सीख ही रहे हैं हाइजीन कंडीशंस बनाना या फिर इन्फेक्शन फ्री रहना, तो वैसे ही उन्होंने डॉक्टर्स के लिए क्या कहा कि डॉक्टर ऐसे पर्सन होने चाहिए जो हमेशा कुछ ना कुछ सीखने के लिए रेडी रहें। अदरवाइज ही विल और शी विल नॉट बी अ गुड डॉक्टर। इन्होंने ये सब अपनी बुक के अंदर लिखा जिसका नाम क्या था? चरक संहिता। ये बुक संस्कृत में लिखी गई। इसमें अराउंड 8 फ्रेजेस हैं, फ्रेजेस एंड सेक्शंस ये थे उसके अंदर, और ये बहुत बड़ी बुक थी जिसको हम लोग आज भी फॉलो करते हैं। ये बुक आज भी फॉलो की जाती है बहुत सारे आयुर्वेद के डॉक्टर्स से। किससे फॉलो की जाती है? बहुत सारे आयुर्वेद के डॉक्टर्स। और क्या था कि चरक ने
जिन भी पेशेंट्स को वो देखते थे, वो क्या करते थे, खुद उनके पास चल के जाते थे, वॉक करके उन पेशेंट्स के पास जाते थे। इस वजह से चरक का एक मतलब और क्या होता है, टू वॉक। चरक का क्या मतलब होता है, टू वॉक। चरक क्या करते थे, अपने पेशेंट्स के पास जाते थे, खुद बहुत दूर दूर पैदल करके जाते थे और उनको दवाइयाँ, आयुर्वेदिक मेडिसिन वगैरह देते थे, और मेडिसिन वगैरह देने के बाद वो वहाँ से वापस चल के आते थे। तो वो ये बोलते थे, इफ़ यू आर वॉकिंग देन यू विल बी फिट, आप क्या रहेंगे, फिट रहेंगे। ये उन्होंने उसी टाइम बता दिया था। यानी कि आयुर्वेद के अंदर भी हम लोग बहुत ज़्यादा आगे थे बाकी दूसरे नेशन से उस टाइम के ऊपर भी। ये बुक आज ही फॉलो की जाती है। ये सब था चरक के बारे में। अब हम देखते हैं सीवी रमन और उन्होंने क्या क्या कहा। आपको रीड जरूर करना है इस चैप्टर को, ये ध्यान रखना। अभी हमने देखा चरक ने क्या क्या बताया। चरक ने इनके अलावा भी कुछ चीज़ें डिस्कस की हैं, जैसे जेनेटिक्स हम लोग पढ़ चुके हैं, बायो के अंदर आप लोग पढ़ चुके होंगे अब तक। जेनेटिक्स क्या था, टू स्टडी द जीन्स की स्टडी भी उन्होंने उसी टाइम कर ली थी। और इन्होंने उसी टाइम बता दिया था कि हार्ट क्या होता है, मेन कंट्रोलिंग सेंटर होता है बॉडी का। अगर हार्ट वर्क करना बंद कर दे तो आपकी बॉडी के ऑर्गन में बंद करना क्या हो जाएंगे, खराब हो जाएगी आपकी बॉडी, यू विल डाई। ये उन्होंने उसी टाइम बता दिया था। एंड वन मोर थिंग, इन्होंने किसके बारे में बताया, जो ट्रांसफर होते हैं। आपने पढ़ा था कुछ कैरेक्टर्स ट्रांसफर होते हैं, एक होते हैं डोमिनेंट और एक होते हैं रेसेसिव कैरेक्टर्स। तो इन्होंने ये बता दिया था कि जो भी डिजीज आपको बचपन से है वो या तो आपके मदर से ट्रांसफर हुई है या फादर से, उनमें से किसी ना किसी की डिजीज जरूर होगी। इन सब के बारे में उन्होंने उसी टाइम बता दिया था जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। अब नेक्स्ट कौन है, सीवी रमन वाज अ फिजिसिस्ट। इन्होंने फिजिक्स से अपने स्टडीज को पूरा किया था। इनके पापा का नाम था चंद्रशेखर अय्यर। क्या नाम था, चंद्रशेखर अय्यर। और मदर का नाम था पार्वती अमाल। मम्मी का क्या नाम था, पार्वती अमाल। इन्होंने अपनी स्टडी की वाईटीए कॉलेज से, कौन से कॉलेज से इन्होंने अपनी स्टडीज को कंप्लीट किया, वाईटीए कॉलेज। इसी कॉलेज के अंदर उसके पापा यानी चंद्रशेखर अय्यर फिजिक्स के प्रोफेसर थे। फिजिक्स के क्या थे, प्रोफेसर। इन्होंने अपनी स्टडीज को कंप्लीट किया वहीं पर। इनकी जो डिस्टिंक्शन आई, फर्स्ट डिवीजन से ये पास हुए वहाँ पर। पास होने के बाद इन्होंने एमएससी की। 1907 में इन्होंने क्या किया, एमएससी। और जैसे उन्होंने एमएससी की तो उन्होंने कंपटीशन एग्जाम दिया ऑडिटर जनरल का। कौन से का, ऑडिटर जनरल। ऑडिटर जनरल कौन होते हैं, वो पर्सन्स जो अकाउंट्स को चेक करते हैं। तो इन्होंने इसका एग्जाम दिया। और बट ये साइंस के स्टूडेंट थे। ये किसके स्टूडेंट थे, साइंस के। और इसमें जो टॉपिक्स थे वो इको था, अकाउंट्स था, ये सब टॉपिक्स इसके अंदर थे, एसएसटी, जनरल साइंस वगैरह। फिर भी उन्होंने इसमें उनकी जॉब लग गई। वो गवर्नमेंट जनरल के ऑडिटर बन गए। वो क्या बन गए, ऑडिटर बन गए, ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। और ऑडिटर जनरल बनने के बाद उन्होंने 10 साल तक अपनी जॉब को कंटिन्यू किया। 10 साल तक उन्होंने क्या किया, अपनी जॉब को कंटिन्यू किया। ये क्या है, उनकी बायोग्राफी। क्या नाम था, चंद्रशेखर वेंकटरमन इनका फुल नेम था। इनके पापा का नाम चंद्रशेखर अय्यर, मम्मी का नाम पार्वती अमाल। इन्होंने अपनी फिजिक्स की पढ़ाई की वाईटीए कॉलेज से। 1907 में इन्होंने एमएससी कंप्लीट की। उसी कॉलेज के अंदर इनके पापा क्या थे, फिजिक्स के प्रोफेसर थे। इनकी जॉब लगी 1907 में ही ऑडिटर जनरल की, जिसमें सब्जेक्ट्स किसके थे, इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स, कॉमर्स फील्ड के सब्जेक्ट थे। बट फिर भी इनकी जॉब उसमें लग गई। 10 साल उन्होंने उसमें जॉब किया। बट जॉब करने के बाद क्या हुआ कि वो अपनी जॉब से उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। जनरली ऐसा होता नहीं है, बट उन्होंने गवर्नमेंट जॉब से क्या कर दिया, रिज़ाइन कर दिया अराउंड 1917। क्यों कर दिया, क्योंकि वो अपनी साइंटिफिक रिसर्च को कंप्लीट नहीं कर पा रहे थे। तो साइंटिफिक रिसर्च को कंप्लीट करने के लिए उन्होंने अपनी जॉब से क्या कर दिया, रेजिग्नेशन इन्होंने दे दिया। फिर इन्होंने क्या किया, स्टडी की कुछ इंस्ट्रूमेंट्स की, जैसे मृदंग, तानपुरा, वायलिन,
इन सभी इंस्ट्रूमेंट्स की इन्होंने स्टडी की कि इनमें से कैसे कैसे आवाज़ें बाहर निकल सकती हैं। इसी जो स्टडी होती है उसे बोलते हैं हार्मोनिक नेचर। इन्होंने इन सब चीज़ों को क्या पढ़ा? हार्मोनिक नेचर। और 1928 के अराउंड इन्होंने इनका सबसे फेमस रमन इफेक्ट डिस्कवर किया। रमन इफेक्ट या फिर उसे बोलते हैं रमन स्कैटरिंग इफेक्ट। क्या बोलते हैं उसे? रमन स्कैटरिंग इफेक्ट। इन्होंने ये डिस्कवर किया रमन स्कैटरिंग या रमन इफेक्ट अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते हुए। क्या था रमन इफेक्ट के अंदर? रमन इफेक्ट वाज द इनइलास्टिक स्कैटरिंग। ये क्या होती है? इनइलास्टिक स्कैटरिंग ऑफ लाइट पार्टिकल्स। जैसे ही कोई ऑब्स्टेकल है, यहाँ से मैं लाइट पार्टिकल्स को भेज रहा हूँ, तो लाइट पार्टिकल्स जब इससे टकराएंगे तो कुछ पार्टिकल्स आगे की तरफ मूव करेंगे, साइड से कुछ पार्टिकल आगे की तरफ मूव करेंगे, तो ये लाइट के पार्टिकल्स क्या हो गए? स्कैटर हो गए। तो रमन इफेक्ट वाज द इनइलास्टिक स्कैटरिंग ऑफ द लाइट पार्टिकल्स। जो लाइट के पार्टिकल्स होते हैं उनकी जो इनइलास्टिक स्कैटरिंग थी, उन्होंने उसको स्टडी किया और उसी इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं? रमन इफेक्ट। इसके लिए इनको नोबेल प्राइज मिला। क्या मिला? नोबेल प्राइज। नोबेल प्राइज के अलावा इन्हें भारत रत्न मिला। भारत रत्न के अलावा इन्हें लीनन पीस प्राइज मिला। लीनन पीस प्राइज। लीनन पीस प्राइज कब मिलता है? जब आप 2-3 देशों के बीच में शांति लाते हैं, तो इन्हें लीनन पीस प्राइज भी मिला। और बहुत सारे अवार्ड इन्हें मिलते गए जैसे जैसे इनके डिस्कवरीज लोगों को पता चलती गई। इसके अलावा इन्होंने क्या किया? इन्होंने इसी रमन इफेक्ट को सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों मीडियम के अंदर डिस्कस किया। सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों मीडियम के अंदर इसको डिस्कस किया। और डिस्कशन करने के बाद इन्होंने इसको अकॉस्टिक, साउंड वेव्स में भी इसको डिस्कस किया कि आवाज़ कैसे एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है। ये सब चीज़ों भी इन्होंने क्या की? डिस्कस की। तो ये थे रमन इफेक्ट और उनकी बायोग्राफी और उनके अचीवमेंट्स। इज दैट क्लियर? रीडिंग जरूर कर लेना। ये कहानी है, सिर्फ कहानी याद नहीं रहेगी जब तक आप रीडिंग नहीं करेंगे। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं जो हमारे साइंटिस्ट हैं वो है डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। होमी जहांगीर भाभा, इन साइंटिस्ट का बॉर्न हुआ था 30 अक्टूबर 1909 में। होमी जहांगीर भाभा, इनका जो बॉर्न हुआ था वो हुआ था एक प्रॉस्पेरस पारसी फैमिली में। प्रॉस्पेरस का मतलब होता है वो फैमिलीज जिनके पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होती। तो इनका बॉर्न हुआ प्रॉस्पेरस पारसी फैमिली के अंदर। इन्होंने अपनी स्कूलिंग की इन्होंने अपनी जॉन कैनन स्कूल। स्कूलिंग करने के बाद ये सीधे गए एल्फिस्टन कॉलेज। एल्फिस्टन कॉलेज में ये सिर्फ 15 साल की एज में पहुंच गए थे। 15 साल की एज में इन्होंने एल्फिस्टन कॉलेज क्रॉस किया। क्रॉस करने के बाद इसको एग्जाम को देने के बाद ये गए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में अपनी स्टडीज़ को पूरा करने। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में अपनी स्टडीज़ को पूरा करने और 1930 के अंदर इन्हें मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री मिली। इन्हें किसकी डिग्री मिली? मैकेनिकल इंजीनियरिंग की। क्या हुआ? वापस सुन लीजिए। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, इनका बॉर्न हुआ था 30 अक्टूबर 1909 में प्रॉस्पेरस पारसी फैमिली के अंदर। जॉन कैनन स्कूल में इन्होंने कैथेड्रल स्कूल के अंदर अपनी स्कूलिंग की। स्कूलिंग करने के बाद ये एल्फिस्टन कॉलेज में गए। वहाँ अपनी कॉलेज की डिग्री पूरी करने के बाद ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ब्रिटिश गए। वहाँ पे इन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री पूरी की 1930 की एज में, 1930 वाले साल के अंदर। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री पूरी करने के बाद ये वापस इंडिया आए और इन्होंने अपनी स्टडीज़ को, रिसर्च को कंटिन्यू किया। रिसर्च को क्या किया? कंटिन्यू। किसके अंदर? थ्योरेटिकल फिजिक्स के अंदर। थ्योरेटिकल फिजिक्स वो फिजिक्स होती है जिसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशंस कम होती हैं। तो थ्योरेटिकल फिजिक्स के अंदर इन्होंने अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू किया। इनका जो थ्योरेटिकल फिजिक्स में मेन स्टडीज़ का पार्ट था, वो पार्ट कौन सा था? वो था इनका एक तो कॉस्मिक रेस और एक था न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स हमने इसी क्लास में हमने एटम के बारे में पढ़ा है। एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है, तो इन्होंने उस न्यूक्लियस की बहुत ज़्यादा स्टडीज़ की। इन्हीं की वजह से हम लोग हमारे बम जो है न्यूक्लियर बॉम्ब्स वो बनाना हमने शुरू किया।
न्यू कॉस्मिक रेस की इन्होंने डिस्कवरी की। और इन्हीं रेस, यही रेस जब एटमॉस्फेयर से, जब अपर एटमॉस्फेयर से ये रिएक्ट करती है तो क्या होता है, ये शावर्स होते हैं। कि क्या होते हैं, शावर्स होते हैं कॉस्मिक रेस के। और जो शावर्स हुए कॉस्मिक रेस के उन पार्टिकल्स को इन्होंने क्या कहा, मैसॉन्स। क्या कहा उन पार्टिकल्स को, मैसॉन्स। क्या किया इन्होंने, इन कॉस्मिक रेस की स्टडीज जब ये कर रहे थे तो इन्होंने क्या देखा कि जैसे ही ये रेस अपर एटमॉस्फेयर से टकराती है तो अपर एटमॉस्फेयर से टकराने के बाद ये रेस नीचे आती है और नीचे ये एकदम शावर की तरह आती हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन शावर होते हैं वैसे ही ये कॉस्मिक रेस भी शावर की तरह नीचे आए। और इन पार्टिकल्स को इन्होंने क्या नाम दिया, मैसॉन्स। क्या नाम दिया, मैसॉन्स। तो ये मैसॉन्स क्या थे, वो पार्टिकल्स जो कॉस्मिक रेस की वजह से अर्थ के एटमॉस्फेयर में, अपर एटमॉस्फेयर में रिएक्ट करने के बाद कहाँ आते थे, नीचे। तो इनकी इन्होंने डिस्कवरी की, मैसॉन्स की। किसके साथ, अपने एक साइंटिस्ट फ्रेंड के साथ, वाल्टर हेटलर। उनके साथ इन्होंने अपनी स्टडीज को कंप्लीट किया। अब ये खुद प्रॉस्पेरस थे बट इनके रिलेशन थे टाटा फैमिली के साथ। किसके साथ है, टाटा फैमिली। आप लोग जानते हैं टाटा फैमिली को अच्छे से, जिनकी टाटा की कार आती हैं, बसेस वगैरह आती हैं, तो इनके रिलेशनशिप उनके साथ थे। तो इन्होंने सबसे पहले टाटा फैमिली की हेल्प से, उनकी जो सबसे बड़े गार्जियन थे दारोजी टाटा, उनकी हेल्प से एटॉमिक रिसर्च सेंटर एस्टैब्लिश किया। एटॉमिक रिसर्च सेंटर क्या किया, एस्टैब्लिश किया। और उसके चेयरमैन इन्हीं बनाया गया, क्योंकि इन्होंने उसको स्टार्ट किया तो जनरली वही चेयरमैन होंगे इसके। तो इसके चेयरमैन इन्हीं बनाया गया। इनमें इन्होंने कुछ रिएक्टर्स बनाए, एटॉमिक रिएक्टर्स। कौन कौन से रिएक्टर्स इन्होंने बनाए, एक था अप्सरा नाम का एटॉमिक रिएक्टर, एक साइरस और एक जर्डिना। एक क्या था, जर्डिना। ये सारे एटॉमिक रिएक्टर्स इन्हीं की देखरेख में बनाए गए इस रिसर्च सेंटर के अंदर। ये सबसे पहले कमीशन इन्होंने करवाया था, एटॉमिक रिसर्च सेंटर इन्होंने स्टार्ट करवाया था। तो क्या हुआ कि इन्होंने वहाँ पे बहुत सारे रिसर्च वर्क्स वगैरह किए, बट ये टाटा के अंडर में था तो इसका नाम क्या था, टाटा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। बट जैसे ही इनकी डेथ हुई, इनकी डेथ हो गई, अनफॉर्चुनेट डेथ इनकी हुई एक प्लेन क्रैश के अंदर। प्लेन क्रैश में इनकी डेथ हो गई। तो प्लेन क्रैश में जैसे इनकी डेथ हुई तो इसी जो रिसर्च सेंटर था तारापुर का एटॉमिक रिसर्च सेंटर, उसी का नाम इनके ऑनर में क्या रखा गया, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर सिर्फ इन्हें ऑनर देने के लिए इसका नाम क्या रखा गया, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, जिसका नाम पहले क्या था, एटॉमिक इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग ट्रॉम्बे। ट्रॉम्बे का ये इंस्टीट्यूट था जिसको बाद में भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर नाम दिया गया इनकी डेथ के बाद। इन्हें भी बहुत सारे अवार्ड्स दिए गए गवर्नमेंट की तरफ से, भारत रत्न, नोबेल प्राइज, all these were given to these persons also but after death. Is that clear? एक साइंटिस्ट को और डिस्कस करते हैं, वो है डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र रॉय। डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र रॉय ये जो साइंटिस्ट थे, ही वॉज अ फेमस केमिस्ट। ये कौन थे, केमिस्ट थे। केमिस्ट वो होते हैं जो मेडिसिन वगैरह बनाने का वर्क करते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, केमिस्ट। इनका एक विलेज के अंदर बॉर्न हुआ, विलेज का नाम है कत्थीपुरा। नाम याद रहे नहीं है बट ये ध्यान रखें, कत्थीपुरा विलेज में उनका बॉर्न हुआ। कत्थीपुरा विलेज में इनका बॉर्न हुआ। बॉर्न होने के बाद इन्होंने जो अपनी प्राइमरी एजुकेशन थी वो वहीं पे पूरी की, उसी विलेज के अंदर इन्होंने क्या की, उसको पूरी की। विलेज में स्टडीज कंप्लीट होने के बाद ये कैलकाटा गए। कैलकाटा में जाने के बाद इन्होंने हायर स्कूल के अंदर एडमिशन लिया और हायर स्कूल में एडमिशन लेने के बाद ये कुछ टाइम के बाद क्या हो गए, बीमार हो गए। इन्हें क्या हो गया था, सीवियर फीवर हो गया था। और फीवर होने की वजह से ये वापस अपने विलेज आ गए। फिर जब ये ठीक हुए तो ठीक होने के बाद ये गए एल्बर्ट स्कूल में एडमिशन लेने। एल्बर्ट स्कूल से इन्होंने अपनी स्कूलिंग पूरी की। स्कूलिंग पूरी करने के बाद इन्हें और अच्छी स्कूल में जाना था तो इन्होंने मेट्रोपॉलिटन जो कॉलेज था वहाँ पे एडमिशन लिया। मेट्रोपॉलिटन कॉलेज के अंदर इन्होंने एडमिशन लिया। क्या था, डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र रॉय, ये केमिस्ट थे। इनके फादर का नाम क्या था, हरीश चंद्र रॉय। हरीश चंद्र रॉय एक वेल्दी पर्सन थे, यानी इनके पास पैसा ठीक ठाक था।
ये पर्शियन थे। ये क्या थे? पर्शियन। इन्होंने अपने विलेज से अपनी स्टडीज़ को पूरा किया। इनके विलेज का नाम था कथीपुरा। यहाँ पे इनका बॉर्न हुआ। यहाँ से स्कूलिंग करने के बाद ये कैलकाटा आए। कैलकाटा में जब ये स्टार्टिंग में आए थे इनको बुखार रहने लगा तो ये वापस गांव चले गए। गांव से जब ये आए तो इन्होंने कहाँ पे एडमिशन लिया? एल्बर्ट स्कूल में। फिर इन्होंने एंट्रेंस टेस्ट पास किया मेट्रोपोलियन स्कूल का। एंट्रेंस टेस्ट होते हैं स्कूल्स में अभी भी, तो इन्होंने एंट्रेंस टेस्ट पास किया मेट्रोपॉलिटन स्कूल का, और मेट्रोपॉलिटन स्कूल में इन्होंने अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू किया। बट मेट्रोपॉलिटन जो स्कूल था वो सिर्फ आर्ट्स और कॉमर्स स्ट्रीम के लिए था। तो ये अपनी साइंस की क्लासेस के लिए कहाँ जाते थे? प्रेसिडेंसी कॉलेज में। कहाँ जाते थे? प्रेसिडेंसी कॉलेज के अंदर। वहाँ पे रह के अपनी पढ़ाई को पूरा करते थे। फिर वहाँ पे पढ़ाई पूरी होने के बाद इन्होंने अपनी पढ़ाई को बीच में ही ड्रॉप कर दिया। जो ये केमिस्ट्री की पढ़ाई कर रहे थे उसको बीच में छोड़ दिया और ये फॉरेन चले गए डीएससी करने। डीएससी क्या होता है? डॉक्टरेट ऑफ साइंस। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से इन्होंने अपनी डॉक्टरेट को कंप्लीट किया साइंस के अंदर। इनके जो फॉलो पर्सन्स थे, जो इनके साथ पढ़ाई करते थे या जो इनके जूनियर्स थे, ये इनका मेन इंस्पिरेशन का पार्ट है। इन्हीं की वजह से इनकी रुचि बनी कि नहीं मुझे भी केमिस्ट्री में कुछ पढ़ना है। तो वहाँ पर इन्होंने अपनी स्टडीज़ को पूरा किया और उस कॉलेज के ये वाइस प्रेसिडेंट भी बने। क्या बने? वाइस प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट से जस्ट बाद में, यानी सेकंड पर्सन ऑफ द कॉलेज। तो ये बने स्टूडेंट के अंदर। तो डीएससी इन्होंने वहाँ पर कंप्लीट की। डीएससी करने के बाद जब ये वापस इंडिया आए तो उसी प्रेसिडेंसी कॉलेज के अंदर इन्हें असिस्टेंट प्रोफेसर बनाया गया। ये क्या बने वहाँ पर जाकर? असिस्टेंट प्रोफेसर। क्या बने वहाँ पर जाकर? असिस्टेंट प्रोफेसर। और ये जब वहाँ पे काम कर रहे थे तो क्या हुआ? इनका लाइफ चेंजिंग मोमेंट यहाँ पर ही था। जब ये वहाँ पे काम कर रहे थे तो क्या हुआ कि जो इनके फेलो वर्कर्स थे, फेलो वर्कर्स यानी जो इनके साथ वर्क करते हैं, जो फेलो वर्कर्स थे जो इनके साथ वर्क करते हैं, उन फेलो वर्कर्स की क्वालिफिकेशन इनसे कम थी। और क्वालिफिकेशन इनसे कम थी बट फिर भी इनकी जो सैलरी थी, जो उनके फेलो वर्कर्स की सैलरी थी वो इनसे क्या थी? ज़्यादा थी। इनकी क्या थी? उससे ज़्यादा। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने कंप्लेन की। जो प्रफुल्ल चंद्र रॉय थे इन्होंने क्या की? कंप्लेन अपने सीनियर्स को क्या की? कंप्लेन की कि मेरे साथ आप ऐसा भेदभाव कैसे कर सकते हैं जबकि मैं इनसे ज़्यादा क्वालिफिकेटेड हूँ और इनसे ज़्यादा मेरे पास नॉलेज है, तो आप मेरे साथ इतना भेदभाव कैसे कर सकते हैं। तो इनके सीनियर्स ने इसको सॉल्यूशन बताने की बजाय इन्हीं पर उल्टा कमेंट किया। इन्होंने क्या कहा इनके सीनियर्स ने कि अगर आप में इतनी काबिलियत है तो क्यों ना आप अपनी खुद की कंपनी स्टार्ट कर लो, क्यों यहाँ पे आप जॉब कर रहे हैं। तो ये बात इनको चुभ गई। तो इन्होंने क्या किया? फिर अपनी कंपनी स्टार्ट की, बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड। बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड इन्होंने अपनी खुद की कंपनी स्टार्ट की और इस कंपनी में इतना प्रॉफिट हुआ कि बहुत सारे जो नए लोग बिजनेस करना चाहते थे उन्होंने इस कंपनी को अपना आदर्श मानते हुए अपने बिजनेस को भी इसी तरह उन्होंने स्टार्ट करना शुरू किया। इन्होंने जब इस कंपनी को स्टार्ट किया तो कितने रुपीज़ से इन्होंने स्टार्ट किया? ओनली 800 रुपीज़ से। बट वो बहुत जल्दी क्या हो गई? बहुत ज़्यादा फेमस हो गई। क्यों? क्योंकि उसकी जो मेडिसिन थी वो बहुत अच्छी थी। तो जो दूसरे लोग थे उन्होंने भी सोचा कि हमें भी यही फार्मास्यूटिकल की कंपनी को इस्टेब्लिश करना चाहिए। 83 की एज में इनकी डेथ हो गई। इनकी लिखी हुई केमिस्ट्री की बुक्स हम लोग अभी भी यूज़ करते हैं, जो हमारे डॉक्टर्स वगैरह हैं, तो ताकि वो पेशेंट्स को इजीली क्या कर सकें मेडिसिन की हेल्प से। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था शुश्रुत कौन थे। इस क्लास में हमने 4 साइंटिस्ट के बारे में पढ़ा, एक चरक, एक सीवी रमन, एक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा और एक डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र रॉय। इन चारों साइंटिस्ट का आप टेक्स्ट बुक में ज़रूर से रीड करना, पांचों का। कोई प्रॉब्लम आए किसी लाइन में, किसी सेंटेंस में तो पूछ लेना, ठीक है। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप पूछ लेना मेरे से। थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे।